Hello friends, welcome to my channel Science Unearthed. Today our topic is our environment part 3. As this topic and environment is very big, so I have divided it into 3 parts, and today we will study and discuss in detail about part 3. Part 1 and part 2 have been discussed in earlier videos, the link of which is given in description box. Now, please don't forget to share, like, and subscribe my channel. So let us start the topic, our environment part 3. As we know that in environment there is one food chain, as we have discussed it earlier. So those food chain, they have certain steps. As for example, if we consider the food chain, plant, deer, and third is loin. These are the 3 stages in this food chain. So first stage is plant. Plants are producer. ये जो फूड चेन होती है, इसमें 3 स्टेप्स या 4-5 स्टेप्स होते हैं. फर्स्ट है प्लांट्स. प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर्स. प्लांट्स को प्रोड्यूसर कहते हैं बिकॉज दे प्रिपेयर फूड by the process of photosynthesis. They prepare food, so they are called as producers. पहला जो स्टेज है वो हो गया प्लांट्स, जिनको कहते हैं हम प्रोड्यूसर. देन नेक्स्ट स्टेज इन फूड चेन इज herbivores. Herbivores are those animals that consume green vegetables only. They are they are vegetarian only. So second step is herbivores. Herbivores, they take only grass or plants. तो जो सेकंड स्टेज है इसमें फूड चेन में, उसे हम कहते हैं हर्बीवोर्स. हर्बीवोर्स की जगह हम एग्जांपल ले सकते हैं डियर. थर्ड स्टेज इज लॉइन. लॉइन इज द थर्ड स्टेज and this is called as consumer. So consumer is that organism that consumes deer. So this is the third stage in a food chain. So in this food chain there are 3 stages. Number 1 plants, second deer, and third is loin. इस फूड चेन में 3 स्टेज हुई. नंबर 1 पे हुआ प्लांट, सेकंड नंबर पे आया डियर, एंड नंबर 3 पे आया लॉइन. ये 3 स्टेजेस हैं इस फूड चेन की. अब ये जो 3 स्टेजेस हैं फूड चेन की, इनका एक नाम और होता है, इनको कहते हैं ट्रॉफिक लेवल्स. द सेम 3 stages are called trophic levels. Means number 1 or the first trophic level is plant, second trophic level is deer, and third trophic level is loin. ये 3 ट्रॉफिक लेवल्स हो गई. इसका ये मतलब हुआ कि फूड चेन में जो नंबर 1 पे जिसको हमने प्रोड्यूसर कहा था उसको ट्रॉफिक लेवल 1 भी कह सकते हैं. सेकंड नंबर पे जिनको हर्बीवोर्स बोला उनको हम सेकंड ट्रॉफिक लेवल भी कह सकते हैं फूड चेन का. नंबर 3 पे जिसको हमने बोला कंज्यूमर या लॉइन था जहां पे, उसको थर्ड ट्रॉफिक लेवल भी बोल सकते हैं. इट मीन्स there are 3 trophic levels in this food chain. The food chain plant, deer, and loin. In this food chain there are 3 trophic levels, and these 3 trophic levels are producer, herbivores, and third is consumer. So the definition of trophic levels is the trophic level of an organism is the position it occupies in a food web. Within a food web,
A food chain is a succession of organisms that eat other organisms and may in turn be eaten themselves. The various steps in a food chain at which the transfer of food takes place are called trophic level. ये इसकी ट्रॉफिक लेवल की डेफिनेशन में हमने देखा कि लास्ट लाइन आप देखिए, द वेरियस स्टेप्स इन अ फूड चेन एट विच द ट्रांसफर ऑफ फूड टेक्स प्लेस। एक फूड चेन में हम देखते हैं कि ये ट्रांसफर होता है फूड का। वो कैसे? प्लांट प्लांट जो है वो ऑटोट्रॉफ होता है। प्लांट अपने आप अपना फूड प्रिपेयर करता है फोटोसिंथेसिस से। तो ये ऑटोट्रॉफ हो गया, इसके अंदर फूड हुआ, और जब इस प्लांट को एक हर्बीवोर खाता है तो ये फूड उसके अंदर चला जाता है। सो इन दिस केस देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ फूड फ्रॉम प्लांट टू हर्बीवोर। एक ये फूड का ट्रांसफर हो गया। फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज में फूड ट्रांसफर हुआ, या दूसरे वर्ड्स में अगर हम इसको बोलें तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल से सेकंड ट्रॉफिक लेवल में फूड का ट्रांसफर हुआ। देन लॉइन ईट्स डियर मीन्स ये जो सेकंड स्टेज उसमें है फूड चेन में, डियर जिस पे है, यहां से फूड ट्रांसफर हुआ लॉइन के अंदर, मीन्स थर्ड स्टेज पे। वो फूड चेन की थर्ड स्टेज कहलाएगी। और दूसरा उसका नाम क्या हुआ? थर्ड ट्रॉफिक लेवल। तो इसमें क्या है, ये ट्रॉफिक लेवल में फूड का ट्रांसफर होता है स्टेप्स में। यही इसकी डेफिनेशन में लास्ट लाइन में बोला है, द वेरियस स्टेप्स इन ए फूड चेन एट विच द ट्रांसफर ऑफ फूड टेक्स प्लेस। जो फूड चेन की जो अलग अलग स्टेप्स हैं जिनमें फूड का ट्रांसफर होता है उनको कहते हैं ट्रॉफिक लेवल्स। इन सिंपल टर्म्स, ट्रॉफिक लेवल मीन्स डिफरेंट फीडिंग लेवल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये डिफरेंट लेवल्स हैं जिन पे कि ऑर्गेनिजम्स फीड कर रहे हैं, वो अपना फूड ले रहे हैं। प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स। प्लांट्स आर वाई दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स? उनको प्रोड्यूसर क्यों बोलते हैं? बिकॉज प्लांट्स प्रोड्यूस फूड। प्लांट्स themselves produce food with the help of sunlight। वो अपने आप फूड प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं। और उनका दूसरा नाम ऑटोट्रॉफ्स भी होता है। ऑटोट्रॉफ्स पहले वाले जो मेरे वीडियोस हैं उनमें ऑटोट्रॉफ्स को बहुत ही डिटेल में मैंने डिस्कस किया था, और उसके जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। सो दिस ऑटोट्रॉफ have been discussed in detail in those videos. Plants are producers and constitute the first trophic level। प्लांट्स को प्रोड्यूसर हमने बोला क्यों? क्योंकि वो अपना फूड अपने आप प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, और वो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे रखे गए हैं। कहाँ पे? फूड चेन में। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल या फर्स्ट स्टेज फूड चेन की वो कहलाती है जहां प्लांट्स होते हैं। दे यूज सन एनर्जी एंड मेक इट अवेलेबल फॉर कंज्यूमर्स। वो सन एनर्जी लेते हैं और प्लांट्स क्या करते हैं, उस सन एनर्जी को केमिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं केमिकल कंपाउंड्स के अंदर, और वो कंपाउंड होता है कार्बोहाइड्रेट। हर्बीवोर्स कॉन्स्टिट्यूट सेकंड ट्रॉफिक लेवल। अब फूड चेन में अगर हम देखें प्लांट्स के बाद किसका टर्न आता है? हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स दे कंज्यूम प्लांट्स। दे आर कॉल्ड एज हर्बीवोर्स बिकॉज दे कंज्यूम हर्ब्स। ये हर्ब्स से बना है हर्बीवोर्स, क्योंकि वो हर्ब्स या ग्रीन लीव्स प्लांट्स इनको खाते हैं, इसलिए उनको हर्बीवोर्स कहा जाता है। दे कॉन्स्टिट्यूट सेकंड ट्रॉफिक लेवल। So the second trophic level of the food chain is uh, is herbivores.
So they consume plants. Carnivores constitute the third level. Now, the third level of the food chain is carnivores. Carnivores, we can take the example of loin. कार्निवोर्स जो होते हैं वो हर्बीवोर्स को खाते हैं, मतलब जो लॉइन है वो उसको डियर को या रैबिट को खाएगा। तो ये जो थर्ड लेवल है वो कहलाती है, उस पे होता है कोई ना कोई ऐसा एनिमल जो कार्निवोर है, तो थर्ड लेवल हो गई वो। लार्ज कार्निवोर्स इज द फोर्थ लेवल। यहाँ फोर्थ लेवल पे कोई थर्ड लेवल का जो कार्निवोर है उससे भी कोई बड़ा कार्निवोर फोर्थ लेवल पे होता है। तो ये जो दो लेवल है ना, थर्ड और फोर्थ, तो इन दोनों पे कार्निवोर्स हैं, लेकिन थर्ड पे कार्निवोर है स्मॉल और फोर्थ पे है कार्निवोर बिग। So these are the stages or the steps of food chain, and they are also termed as trophic levels. Now these trophic levels, they can be shown diagrammatically in the form of cones, और ये एक इसका representation है, you can see this on screen. प्रोड्यूसर्स उसमें कौन पे सबसे नीचे रखे गए हैं, देन प्राइमरी कंज्यूमर्स, देन सेकेंडरी कंज्यूमर्स। अब ये जो फूड चेन बताई है, फूड चेन में फर्स्ट स्टेप प्लांट था, सेकंड था रैबिट या डियर, थर्ड था लॉइन। तो इनको हम फूड चेन का स्टेप्स भी कहेंगे, और दूसरा नाम इन स्टेप्स का मैंने बताया आपको, वो ट्रॉफिक लेवल्स हो गया। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकंड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड ट्रॉफिक लेवल। नाउ द थर्ड नेम फॉर द सेम स्टेप्स is primary, secondary, tertiary. First is producers. Producers are plants. Now herbivores, they are also called as primary consumers. Then after herbivores, small carnivores come, they are also called as secondary consumers. Then comes the turn of big carnivores, means the fourth step of the food chain. So that fourth step of the food chain is known as fourth step or fourth trophic level or tertiary consumer. These three names are for the fourth step of the food chain. So these are represented as shown on the picture. Now representation of trophic levels in food chain. First food chain we consider grass, then comes deer, and then comes loin. Now the above mentioned food chain has three trophic levels. In this food chain, you can say there are three steps. उनको आप step भी कह सकते हो। ग्रास पहला स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप हुआ डियर, थर्ड स्टेप हो गया लॉइन, और इसका जो दूसरा नाम है वो हो गया ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल ग्रास, और सेकंड हो गया डियर, एंड थर्ड इज लॉइन। तो अब इससे हमने क्या देखा कि जो स्टेप्स हैं उसके, वो फूड चेन के वो स्टेप्स, ट्रॉफिक लेवल या प्राइमरी सेकेंडरी कंज्यूमर, ये सब एक ही स्टेप के अलग अलग नाम हैं, दो तीन। तो ये क्लियर हो गया। इसमें फूड चेन में जो स्टेप्स होते हैं उन्हीं को हम ट्रॉफिक लेवल्स कहते हैं। नाउ these trophic levels in food chain, they are represented as follows. Third food chain, plants to men. Now in this food chain, there are only two steps, plants and men. So in this, the consumer is man, and man eats plants.
इट मीन्स दिस मैन इज वेजिटेरियन। कोई भी मैन अगर वेजिटेरियन है तो वो सिर्फ प्लांट्स कंज्यूम करेगा, सिर्फ जो ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और ये सब कुछ खाएगा, तो वो वाला जो मैन है दैट विल बी प्योरली वेजिटेरियन, एंड दैट मैन डिपेंड्स ऑन प्लांट्स फॉर इट्स फूड। So in this food chain there are only two steps. First trophic level, plants. Second trophic level, man. Or we can say the first step is plant and second is trophic level is man. Producer is plant and consumer is man. तो एक ही जो स्टेप्स हैं फूड चेन के अंदर, उनके डिफरेंट नाम हैं, ये अलग अलग, पर हैं वो वही स्टेप्स जो फूड चेन में होते हैं। अब एक फूड चेन आप ये कंसीडर करो जिसमें प्लांट्स हैं, सेकंड नंबर पे है गोट, देन मैन। इन दिस फूड चेन goat consumes plants and man consumes goat. It means this man is non-vegetarian. He takes meat of the goat. तो ये जो मैन है ये नॉन वेजिटेरियन है, ये एक एनिमल को एक फूड की तरह खा रहा है। तो ये जो फूड चेन है इसमें 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप इज प्लांट प्रोड्यूसर्स बिकॉज दे प्रोड्यूस फूड देमसेल्व्स। सेकंड स्टेप पे है गोट और थर्ड स्टेप पे है मैन। या इनको अगर हम ट्रॉफिक लेवल नाम बोलेंगे तो क्या होगा? प्लांट्स फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, goat second trophic level, and man third trophic level. So in each food chain, the steps which are shown in each food chain, they are also called as trophic levels. Now then in this ecosystem, if each and everything is balanced, then you will get a healthy environment. मतलब ये जो हमारा इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम में बहुत सारी चीजें आ गई, जो रिवर्स हैं, फॉरेस्ट हैं, ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स, ये सब कुछ इकोसिस्टम के अंदर आया। एंड इफ दे आर बैलेंस्ड देन दैट इकोसिस्टम विल बी हेल्दी इकोसिस्टम। तो उसमें जो एनवायरनमेंट होगा वो हेल्दी होगा। तो अब अगर कोई भी चीज अगर बैलेंस्ड नहीं है, इसको हम एक एग्जाम्पल लेके समझ सकते हैं। इफ वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इफ द क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इंक्रीजेस in air, then it will create a harmful effect on us. ब्रीदिंग में हमें प्रॉब्लम होगी, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत नुकसान करेगी। जिस तरह से कोई भी गैस, अब एक एयर है उसमें जितनी भी गैसेस हैं उनकी एक परसेंटेज है, उनका एक रेशो है, और वो अगर रेशो मेंटेन किया जाता है एयर के अंदर, तो हमारे चारों तरफ एक हेल्दी एयर होती है, जिसमें अगर हम ब्रीदिंग होगी हमारी या तो वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। लेकिन अगर इसी एयर में कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ जाए, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाए, ऑक्सीजन कम हो जाए, तो वो जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं वो डायरेक्ट हमारी हेल्थ के ऊपर आते हैं। तो जो इकोसिस्टम है वो उसको अच्छा बना के रखना या उसको खराब कर देना, ये दोनों ह्यूमन बीइंग्स जो हैं, हम लोग जो हैं, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम हमारी जो एक्टिविटीज हैं, हम जो कुछ काम करते हैं, अपनी जो हमारी डेली एक्टिविटीज हैं, उसमें अगर हम कोई ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जो एनवायरनमेंट को गलत कुछ देती है, कुछ हार्मफुल गैसेस या और कुछ, तो उससे क्या है कि एनवायरनमेंट पॉल्यूट हो जाता है और इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, उसका जो बैलेंस है वो
खत्म हो जाता है। सो इन दिस वे we can say that human beings, they impact the physical environment in many ways. Overpopulation, how they impact, how they affect environment, कि किस तरह से हम एनवायरनमेंट को इफेक्ट करते हैं। ओवर पॉपुलेशन, अगर एक पॉपुलेशन जो एक लिमिट क्रॉस कर जाए, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होगी, तो उससे बहुत सारे नुकसान होते हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन, इतने सारे लोगों का उसमें रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्राउड, ये सब कुछ बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो ओवर पॉपुलेशन से एक इकोसिस्टम के ऊपर बुरा असर डालते हैं, बुरा प्रभाव डालते हैं। सो इट विल बैडली इफेक्ट द इकोसिस्टम। So this is the activity of human beings that directly affects the ecosystem. Number two is pollution. So pollution also affects the environment or ecosystem. And to control pollution, we should do certain activities. As for example, uh, the release of carbon dioxide or carbon monoxide should be prohibited. Burning fossil fuels, तो पॉल्यूशन जो होता है उसको कंट्रोल करने के लिए जो एफर्ट्स हैं एक ह्यूमन बीइंग के, वो बहुत काउंट करते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, इफ द नंबर ऑफ व्हीकल्स इंक्रीजेज इन ए सिटी and the city is overcrowded, so in that city these gases will be more in air, harmful gases, and they will pollute the environment. तो इसके लिए आपने देखा होगा कि जो विंटर्स आते हैं हमारे यहाँ, तो उसमें गवर्नमेंट्स कुछ स्टेप्स लेते हैं टू कंट्रोल पॉल्यूशन। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे डीजल, ये जो व्हीकल्स जो डीजल से चलते थे उन पे बैन लगाया गया, और सीएनजी को प्रेफरेंस दिया गया, सीएनजी से चलते हैं व्हीकल्स, उन्हें प्रेफरेंस दिया गया। और जब पॉल्यूशन इंक्रीज हो जाता है विंटर्स में, तो गवर्नमेंट की कुछ रिक्वेस्ट होती है पब्लिक से, कुछ ऑर्डर्स होते हैं, और उसमें ये भी होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उनको यूज करें। उसमें ये है चीज कि अगर हर इंसान अपना कोई व्हीकल लेके रोड पे निकलेगा, तो वो जो क्राउड है व्हीकल्स का, वो उतना ज्यादा ये गैसेस रिलीज करेगा और पॉल्यूशन इंक्रीज होगा। देन burning fossil fuels also adds to pollution. And deforestation is a big factor in the imbalance in ecosystem. Deforestation means ये जो फॉरेस्ट है उनको काटना, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट। तो इसमें जो कटिंग है फॉरेस्ट की, वो उसको एक लिमिट में रखना चाहिए, जिससे, अब फॉरेस्ट का होना बहुत जरूरी होता है क्योंकि दिस इज द हैबिटेट फॉर एनिमल्स। तो अब फॉरेस्ट जब खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे, तो ये जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, दे आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स लिविंग एरियाज ऑफ मैन। ये बहुत सारी न्यूज में आपने सुना होगा कि ये एनिमल्स उधर की तरफ को माइग्रेट कर जाते हैं, क्योंकि उनका जो एक हाउस है, जो उनके रहने की जगह है, तो उसको हम खत्म कर देते हैं उन पेड़ों को काटने के बाद। सो दे माइग्रेट टुवर्ड्स सिटी। चेंजेस लाइक दीज हैव ट्रिगर्ड क्लाइमेट चेंजेस। तो ये जो इम्बैलेंस हम क्रिएट करते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज जो इम्बैलेंस क्रिएट करती है इकोसिस्टम में, उससे क्लाइमेट चेंज भी होता है, सॉइल इरोजन होता है, पुअर एयर क्वालिटी, soil erosion. What is soil erosion? Soil erosion is the removal of uppermost layer of soil. जो कहीं भी सॉइल की जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, उसका जो रिमूवल है वो सॉइल इरोजन कहलाता है।
अब जब हम डिफॉरेस्टेशन करेंगे, पेड़ों को उखाड़ेंगे तो वो सॉइल नेचुरली निकलेगी। पुअर एयर क्वालिटी, वो हमारे हाथ में है उसको मेंटेन करना, अगर हमारी एक्टिविटीज बैलेंस्ड होंगी और अच्छी होंगी। एंड अनड्रिंकेबल वाटर, ये वाटर जो है वो प्योर वाटर, उसको कैसे मेंटेन किया जाए, तो वो भी ह्यूमन एक्टिविटी पर ही डिपेंड करता है। ये जितनी भी रिवर्स हैं उसमें अब गवर्नमेंट ने एक फाइन या वो शुरू किया था कि उसमें चीजें लोग डाल देते हैं रिवर्स के अंदर, तो वो जो पूरा जो है वाटर उसको गंदा कर देती हैं। तो ये जो वाटर है इसकी जो प्योरिटी मेंटेन करना वो भी एक इंसान के हाथ में ही होता है। So all these activity they will directly affect the ecosystem. These negative impacts can affect human behavior and can prompt mass migrations or battles over clean water. So all these negative activities, they when they will affect the health of the human beings and their behavior also. The shortening of food chain because of the hunting activities carried out by men. इसका क्या मतलब हुआ? The shortening of food chain because of the hunting activities carried out by men for joy or monetary purposes. इसका ये मीनिंग है शॉर्टनिंग ऑफ फूड चेन का छोटा हो जाना, फूड चेन का छोटा हो जाना। सपोज एक फूड चेन है जिसमें प्लांट हो गया, उसके बाद रैबिट आया, फिर एक कोई कार्निवोरस एनिमल स्मॉल, देन बिग कार्निवोरस एनिमल, देन सपोज यू रिमूव रैबिट्स, इनका अगर आप किसी भी तरह से हंटिंग कर लोगे, इनका शिकार हो जाएगा, टोटल जितने भी रैबिट्स हैं वो आपने रिमूव कर दिए, एक फूड चेन है तो उसमें से रैबिट्स रिमूव हो गए पूरे, तो उससे क्या है कि फूड चेन छोटी हो जाएगी, रैबिट्स खत्म, फूड चेन में 3 स्टेप्स रह गए सिर्फ, पहले 4 थे अब 3 रह गए। तो इस तरह से फूड चेन्स छोटी हो जाती हैं और इससे एक इम्बैलेंस बनता है इकोसिस्टम में, एंड देन इट्स फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम रिफ्लेक्ट्स टू होल बायोस्फीयर। तो वो हर चीज इंटर रिलेटेड है, अगर आप एक किसी स्टेप को डिस्टर्ब करोगे एनवायरनमेंट में, किसी चीज को हम बिगाड़ते हैं, खराब करते हैं, तो उससे हर चीज पे हमारे इफेक्ट होता है, हमारे एटमॉस्फेयर पे, हमारे एनवायरनमेंट पे, इकोसिस्टम पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। और ये जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं ये इस पे बहुत बुरा असर डालती हैं, जो कि ऊपर अभी आपने पढ़ा कि ओवर पॉपुलेशन, पॉल्यूशन, ये सब ह्यूमन एक्टिविटीज हैं। अगर वो चाहें तो इनको कंट्रोल करके एक बहुत क्लीन एयर, क्लीन वाटर, बढ़िया एनवायरनमेंट अपने लिए रहने के लिए बना सकते हैं। उसका एक एग्जाम्पल है सहारा डेजर्ट का बनना। इन दिस द मेकिंग ऑफ सहारा डेजर्ट there is a role of human beings. They have played a role in the formation of Sahara Desert. The Sahara's desertification began around 10,000 years ago, and there were some human beings. They started hunting all the lions. So when all the lions they are removed from that area, what will happen? All the lions have been removed. Then what will happen? That the herbivores or the rabbits or deers, the number of herbivores will increase. जब lions को हमने total
हटा दिया, उनकी हंटिंग हो गई, उनका शिकार कर लिया, उनको कैप्चर कर लिया, और उसके बाद ये जो फूड चेन थी उसमें एक स्टेप खाली हो गया, लॉयंस वाला। अब क्या है कि जो लॉयंस हैं वो रैबिट्स को या डियर को खाते थे, उनको खत्म करते थे। तो जब लॉयंस नहीं है तो जो पॉपुलेशन रैबिट की है या डियर की है वो इतनी बढ़ जाएगी कि वो पूरे के पूरे प्लांट्स को खत्म कर देंगे खा के। सो दिस इज द बैड इफेक्ट ऑफ शॉर्टनिंग ऑफ फूड चेन। ये एक एग्जाम्पल बन गया कि जो शॉर्टनिंग है फूड चेन की, जिसमें 3 स्टेप थे, प्लांट, रैबिट एंड लॉइन, उसमें से हमने लॉइन हटा दिए, उनकी हंटिंग कर दी, और उससे क्या हुआ, द नंबर ऑफ हर्बीवोर्स इंक्रीज्ड and they all finished the greenery and green vegetables and green plants, and that green area then converted into a desert. अब उसमें कोई एक ग्रीन प्लांट नहीं बचा। और ये कैसे हुआ? द थर्ड स्टेप ऑफ द फूड चेन इज रिमूव्ड, लॉयंस को खत्म कर दिया, उससे सेकंड हर्बीवोर्स का नंबर इंक्रीज हो गया, और वो इतना इंक्रीज हुआ उनकी पॉपुलेशन कि उन्होंने जितने प्लांट्स थे सब खा के खत्म कर दिए, एंड दैट लश ग्रीन एरिया कन्वर्टेड इनटू अ डेजर्ट. So the excessive killing of large carnivores may have led to an increase in herbivores, which then consumed all the vegetation. Herbivores consumed all the vegetation. Then animal husbandry. Cattle-based animal husbandry in desert and along its margins may have contributed to the maintenance of the desert's climate. So this is another factor, movement of pastoral communities. The movement of early pastoral communities in the Nile Valley may have tracked closely with the proliferation of scrub vegetation. Other factors that may have contributed to the Sahara formation include changes in regional vegetation patterns and a shift in Earth's orbit. तो ये जो फैक्टर्स हैं, ये इसकी वजह से ये सहारा डेजर्ट का फॉर्मेशन हुआ। इससे क्या चीज क्लियर हो रही है कि एक कोई भी बहुत एक ग्रीन एरिया, जो हमारी एक्टिविटीज होती हैं और उन एक्टिविटीज की वजह से एक ग्रीन एरिया, वो पूरा प्लांट्स और उससे ग्रीन जो बना हुआ है उसको बदला भी जा सकता है किसमें, एक डेजर्ट में। इतना चेंज हो सकता है इकोसिस्टम के अंदर। इससे क्या पता लगता है कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं तो वो अच्छी होनी चाहिए और ऐसी होनी चाहिए कि जो एक उसको एनवायरनमेंट को अच्छा बनाए और उससे इकोसिस्टम बैलेंस हो। देन द फॉर्मेशन ऑफ डेजर्ट ऑफ राजस्थान इज अनदर एग्जांपल. द इंटेंसिव ग्रेजिंग ऑफ livestock such as sheep, goats has destroyed native vegetation and affected soil fertility. ये सेम एग्जांपल है, उसमें लॉइन को हमने रिमूव कर दिया था, हंटिंग, तो उससे क्या हुआ था, हर्बीवोर्स जो सेकंड नंबर पे थे फूड चेन में, उनका नंबर इंक्रीज हो गया और उन्होंने पूरी ग्रीनरी, पूरे ग्रीन प्लांट सबको खा के खत्म कर दिया और डेजर्ट बन गया। तो ये राजस्थान डेजर्ट भी इसी वजह से बना कि वहां पे इंटेंसिव ग्रेजिंग हुई, वहां पे बहुत सारे एनिमल्स घास खाने के लिए, चरने के लिए आते थे, शीप, गोट्स, और इंटेंसिव ग्रेजिंग, बहुत हद से ज्यादा ग्रेजिंग हो गया और उससे जितना भी वेजिटेशन था सब डिस्ट्रॉय हो गया, खत्म हो गया, और उससे सॉइल फर्टिलिटी भी खत्म हो गई।
क्योंकि सॉइल इरोजन होता है। जब एनिमल्स ये ग्रेजिंग करते हैं तो वो जब प्लांट को खींचते हैं तो उससे सॉइल अपर लेयर निकल आती है और सॉइल फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है। फिर उसके बाद unscientific plantation, the planting of water intensive trees such as the vilayati babool has decreased the availability of water. अब जो उसमें जो है, जो वहाँ की सॉइल है, उसमें कुछ अनसाइंटिफिक जो प्लांट्स थे वो लगाए गए और उससे जो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर था वो धीरे धीरे कम होता चला गया। और एक ये भी फैक्टर हुआ। देन vehicular traffic, the increasing traffic on roads and canals has contributed to the expansion of the desert. ये भी एक फैक्टर, ये सिंपल है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है एक्सप्लेन करने की। तो माइनिंग माइनिंग भी वहां पे बहुत हुई, लार्ज स्केल माइनिंग फॉर मिनरल्स एंड बिल्डिंग मटेरियल्स। As you know that in Rajasthan, one tile is famous, Kota Patthar, that is called as Kota Patthar. These are tiles. So to uh, to this large scale mining for this Kota Patthar, this has led to the formation of this desert. So all these are the man activities, effect of disturbing elements of food chain. Now there are certain effects, as for example, if we take this uh, food chain, grass, second number is deer, and third is loin. So how these activities they affect the food chain? Suppose if all the loins are removed, that I have discussed earlier, that if all the loins are removed, then what will happen? They control the population of deer. They control the population of deer. इसका मतलब क्या हुआ कि जो लॉयंस हैं वो डियर को खाते हैं एक फूड की तरीके से, तो उससे क्या होता है, पॉपुलेशन, डियर की पॉपुलेशन कंट्रोल में रहती है। लेकिन अगर आप लॉयंस को सबको हटा दोगे, देन द पॉपुलेशन ऑफ डियर विल इंक्रीज, and when the population of deer will increase, then they will consume all the plants and greenery of that place. Overgrazing of grass and other green plants will take place. Then this will be converted into a desert. तो ये अगर हम एक स्टेप जो फूड चेन का है, लॉइन, उसको रिमूव कर देते हैं, हटा दें, तो उससे क्या बैड इफेक्ट हुआ? डियर्स की पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई और इतनी पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई कि वो पूरा जो ग्रीन प्लांट्स और उस एरिया की पूरी ग्रीनरी को वो खा गए और वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो गया। देन सेकंड, if all the deers are removed, then what will happen? Deer is second step of the food chain, or in other words we will say it trophic level, second trophic level. So deer is a prey for loin. If someone somehow removes deers out from that forest, there would be no food left for the loin. Then if there is no food left for the loin, then loin will be forced to come out of the forest and may hunt human beings and domestic animals in the society. So this is the result of removing all the deers. ये इस पूरे डियर्स को हटाने का क्या हुआ इसमें रिजल्ट? डियर्स को पूरे हटा दिए हमने, उनकी हंटिंग कर ली, और उसके बाद अब क्या है कि वहां पे पूरे डियर्स हट गए, अब लॉयंस के लिए फूड नहीं बचा।
because deers are the food of lion, so no food is left for lions, then they will migrate towards the society. वो सोसाइटी की तरफ जाएंगे, अपने फूड तो वो सर्च करेंगे ही कहीं पे भी, तो वो सोसाइटी की तरफ मूव करेंगे और वहां पे जो ह्यूमंस हैं उनका शिकार करेंगे, डोमेस्टिक एनिमल्स जो हम लोग घरों में पालते हैं जो एनिमल्स, उनको ले जाएंगे उठा के। तो ये इसके आफ्टर इफेक्ट्स होंगे। अब एक जो और इस पे, अब हमने दो स्टेप्स को देख लिया, एक तो लायन रिमूव किया तो क्या हुआ और डियर को रिमूव किया तो क्या हुआ। नाउ इफ वी रिमूव फर्स्ट स्टेप or the first trophic level, that is grass, if producers are removed, producers are plants and they produce their own food. If all the producers like grass and plants will be removed, then no deer or lion will survive, because food preparation starts from first step. प्लांट्स ही फूड बनाते हैं, और वो फूड कैसे बनता है, फोटोसिंथेसिस से, जो पहले के कई वीडियोस में बहुत डिटेल में डिस्कस हुआ है, और उनके जो लिंक हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है फोटोसिंथेसिस के। तो जो ग्रास है या प्लांट्स है वो फूड प्रिपेयर करते हैं। तो जब फूड ही प्रिपेयर नहीं होगा, वही फूड ट्रांसफर होता है डियर के अंदर, और जब डियर में वो फूड आ जाता है वो ट्रांसफर होता है लॉइन के अंदर। तो जब ग्रास खत्म हो गई, मीन्स ये प्रोड्यूसर्स खत्म हो गए, तो डियर और लॉइन के लिए कोई फूड नहीं बचा, एनर्जी, एंड देयर सर्वाइवल विल बी very difficult in this condition. Now we will study how the transfer of energy takes place in food chains. ये फूड चेन में कई स्टेप्स होते हैं, हमने देखा। उन स्टेप्स के हमने 3 नाम बताए आपको। उसके नाम स्टेप भी कह सकते हो उसको, और उनको ट्रॉफिक लेवल भी कह सकते हैं। फिर वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, कंज्यूमर, ये नाम भी उनको दिए जाते हैं। तो ये जितने भी स्टेप्स हैं फूड चेन में, इसमें फूड का ट्रांसफर होता है, देखा है। उसमें जो फूड था प्लांट में वो गया रैबिट के अंदर, रैबिट का गया किसी अगले कंज्यूमर के अंदर, उससे बड़े कंज्यूमर में गया। तो ये जो फूड चेन है, इसमें फूड का ट्रांसफर होता है, या हम कह सकते हैं कि एनर्जी का ट्रांसफर होता है दूसरे वर्ड्स में। So in a food chain, there is a transfer of energy and the food. The first process is photosynthesis, in which food is produced, and then this food and energy enters in food chain. This food energy is then transferred from producers to herbivores. Herbivores किनका नाम है फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल का हर्बीवोर्स, और प्राइमरी कंज्यूमर इसका दूसरा नाम। एंड फ्रॉम हर्बीवोर्स टू कार्निवोर्स थ्रू द फूड चेन। हर्बीवोर्स से जाता है ये फूड कार्निवोर्स के अंदर, या उसको एनर्जी भी कह सकते हैं, एनर्जी ट्रांसफर होती है। नाउ फर्स्ट स्टेप, ग्रीन प्लांट्स ट्रैप सोलर एनर्जी। हाउ दे ट्रैप? They contain chlorophyll. These are green pigments. As I have earlier discussed in the chapter of photosynthesis, green pigment or chlorophyll traps the solar energy. Then this energy is converted into chlorophyll, this converted into chemical energy, carbohydrate. Second step, herbivores then eat plants and grass. The chemical energy stored in plants in the form of food transferred to the herbivores. Means herbivores take this energy. Herbivores utilize this energy for their metabolic activities like respiration and growth. इसमें जो फूड या
एनर्जी ट्रांसफर होता है हर स्टेप पे, तो वो उस स्टेप पे जो एनिमल बैठा होता है वो उस फूड को या एनर्जी को अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को करने के लिए यूज करता है। जैसे हर एक एनिमल के अंदर रेस्पिरेशन, ग्रोथ, ये उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज उसकी बॉडी में होती हैं, और इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए उसे एनर्जी चाहिए, और वो उसको फूड से मिल जाती हैं। कौन सा फूड? जो फूड चेन में आता है पहले स्टेप से। द अनयूटिलाइज्ड एनर्जी इज रिलीज्ड बाय हर्बीवोर्स इन द फॉर्म ऑफ हीट टू एटमॉस्फेयर। अब जैसे हर्बीवोर्स हैं, उन्होंने प्लांट से एनर्जी ली, फूड लिया, तो अब वो नाप के या मेजर करके तो लेते नहीं है। उस एनर्जी को उन्होंने यूज करा अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए, रेस्पिरेशन और ग्रोथ के लिए, और फिर उसमें से कुछ एनर्जी अगर बच जाती है, देन दिस रिमेनिंग एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट टू द एटमॉस्फेयर। ये जो बची हुई एनर्जी है, ये हीट के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में वो रिलीज कर देते हैं, बाहर छोड़ देते हैं। देन थर्ड स्टेज और थर्ड स्टेप, then these herbivores are eaten up by carnivores। मीन्स कार्निवोर्स, कोई भी एग्जांपल ले लो, लॉइन का ले लो, वो कार्निवोर्स हो गए, वो हर्बीवोर्स को खाते हैं। द केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन फ्लैश और बॉडी ऑफ हर्बीवोर्स इज ट्रांसफर्ड टू कार्निवोर। हर्बीवोर जैसे कि रैबिट, उसके फ्लैश के अंदर या बॉडी के अंदर जो एनर्जी होगी, स्टोर्ड होगी या फूड होगा, वो ट्रांसफर होगा लॉइन में या थर्ड स्टेज में या थर्ड ट्रॉफिक लेवल में। कार्निवोर यूटिलाइज एनर्जी is then the unutilized energy is released in the environment। कार्निवोर जो है वो यूटिलाइज कर लेते हैं एनर्जी को, और जो रिमेनिंग बची हुई एनर्जी है जो उनके काम की नहीं है, उसको वो एटमॉस्फेयर में हीट के फॉर्म में एनवायरनमेंट में रिलीज कर देते हैं। अब जो एक फूड चेन में जो हमने एनर्जी फ्लो देखा, या फूड चेन में एक जो फूड का ट्रांसफर हुआ स्टेप वाइज, तो उसमें जो मेन पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं वो क्या रखने हैं? मेन पॉइंट्स, अ लॉस ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस एट ईच ट्रॉफिक लेवल ऑफ फूड चेन एंड इट गोज इनटू एनवायरनमेंट। अभी आपको बताया मैंने कि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो जो फूड प्रिपेयर करते हैं वो जाता है हर्बीवोर्स के अंदर। हर्बीवोर उस एनर्जी को यूज करता है अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए, और जो एनर्जी बचती है उसको रिलीज कर देता है एनवायरनमेंट में हीट के फॉर्म में। तो ये लॉस ऑफ एनर्जी हुआ ना। अगर सपोज करो कि अगर कोई भी वो है प्लांट है, उसने एक एनर्जी दी 5, और उसमें से 4 यूज हो गई हर्बीवोर के लिए, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए, और 1 उसने रिलीज कर दिया एनवायरनमेंट में। तो इस तरह से जब एक स्टेप से दूसरे स्टेप में एनर्जी जाती है किसी भी फूड चेन में, तो एनर्जी का लॉस होता है। हर स्टेप पे कुछ एनर्जी एक हीट के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दी जाती है, वो एनवायरनमेंट में चली जाती है। और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी एट ईच ट्रॉफिक लेवल इज लेस देन द एनर्जी एट प्रोड्यूसर लेवल। अब ये क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। अगर एनर्जी लेवल प्रोड्यूसर लेवल पे 10 थी, वो दे दी हर्बीवोर को, उसे चाहिए 9, 1 उसने रिलीज कर दी, तो अब हर्बीवोर वाली स्टेज पे 9 है। फिर वो जब देगा आगे एनर्जी, तो नेक्स्ट उस पे उससे भी कम होगी। तो इसमें क्या है कि हर एक ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी धीरे धीरे डिक्रीज होती जाती है। ये क्लियर हो गया। सम ऑफ द एनर्जी इज यूटिलाइज्ड एट ईच ट्रॉफिक लेवल।
for their maintenance and their metabolic activities like respiration and for growth. This I have earlier discussed. ये मैंने पहले ही बता दिया आपको कि जो हर स्टेप पे एनर्जी लेता है कोई भी एनिमल, वो यूटिलाइज होती है उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को करने के लिए, बॉडी के लिए। और जो एनर्जी यूज नहीं होती वो उसको एनवायरनमेंट में भेज देता है हीट के फॉर्म में। एनर्जी इज नॉट क्रिएटेड इन इकोसिस्टम, मीन्स एनर्जी इज ओनली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इसमें आपने एक चीज देखी कि सोलर एनर्जी प्लांट ने ली थी, सोलर एनर्जी ली है, और वो एनर्जी सन से आई। वो सोलर एनर्जी चेंज कर दी गई केमिकल एनर्जी में और उससे बना कार्बोहाइड्रेट। तो ये एनर्जी का जो फॉर्म है वो चेंज हो गया। ये कहीं पे एनर्जी क्रिएट नहीं हुई है कि प्लांट ने अपने अंदर ही क्रिएट कर ली एनर्जी, ऐसा नहीं हुआ है। उसने सोलर एनर्जी ली और उसको उसका फॉर्म चेंज कर दिया। उसका फॉर्म हो गया अब केमिकल एनर्जी, जो कार्बोहाइड्रेट बन गया। फिर इसमें फूड चेन में एक चीज और होती है, देयर इज ए कंटिन्यूअस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। इसमें लगातार एनर्जी ट्रांसफर हर लेवल पे होता चला जाता है। तो किसी भी फूड चेन में जो एनर्जी ट्रांसफर है या फ्लो ऑफ एनर्जी उसको कह लो, तो उसके बारे में हमें कौन से पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। एक तो ये कि अ लॉस ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस एट ईच ट्रॉफिक लेवल। हर ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी का लॉस होता है। कौन सा वाला? जो वो एक्स्ट्रा एनर्जी एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं हीट के फॉर्म में, उनके काम की नहीं है, वो लॉस हुआ। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड पॉइंट क्या याद रखना है? कुछ एनर्जी उसमें से यूटिलाइज होती है हर ट्रॉफिक लेवल में। उस ट्रॉफिक लेवल पे जो एनिमल बैठा है उसकी अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए, रेस्पिरेशन या ग्रोथ। थर्ड पॉइंट you should remember, energy is not created in the ecosystem, means no new energy is created, only the form of the energy is transformed or changed into another. Fourth point to remember is there is a continuous transfer of energy from one trophic level to other trophic level in the food chain. Example, plants transfer energy to herbivores and herbivores transfer energy to carnivores. So these are the points to remember. Now, as I have told you that there is a loss of energy at each trophic level of a food chain. फूड चेन में हर स्टेप में एनर्जी का लॉस होता है जो वो ऑर्गेनिज्म छोड़ देता है एटमॉस्फेयर के अंदर। वो उसके यूज की नहीं होती है और किस फॉर्म में उसको रिलीज करता है? हीट के फॉर्म में। तो ये लॉस ऑफ एनर्जी होगी। तो इसके लिए एक लॉ बना है, साइंटिस्ट ने बनाया। उसमें क्या है कि that is called as 10% law. According to 10% law, only 10% of the energy entering in a particular trophic level of organism is available for transfer to the next higher trophic level. Total जितनी एनर्जी फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे होगी, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे कौन बैठा हुआ है? प्रोड्यूसर, प्लांट, वो हैं। तो उनके अंदर जितनी एनर्जी होगी उसका 10% ही अगले वाले नेक्स्ट हायर ट्रॉफिक लेवल में जाएगा, एंटर होगा। पूरा नहीं जाएगा, ओनली 10% ऑफ दैट एनर्जी entering a particular trophic level of organisms. So this is called as
10% law. All the energy transferred in a food chain follow 10% law. अब कोई भी फूड चेन हो, उसमें जो इसका एनर्जी ट्रांसफर है वो इस लॉ के हिसाब से होता है, 10% लॉ। मतलब दैट द फ्लो ऑफ एनर्जी और द फ्लो ऑफ फूड फॉलोज 10% लॉ, उसको फॉलो करता है। It means that the energy available at each trophic level is 10% of the previous trophic level. क्या मतलब हुआ? प्रीवियस ट्रॉफिक लेवल में जितनी एनर्जी थी टोटल, उसका 10% अवेलेबल होगा नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल के लिए, उतना ही ट्रांसफर होगा। फिर थर्ड स्टेज पे चले तो सेकंड में जितनी एनर्जी होगी ट्रॉफिक लेवल में, उसका 10% आगे नेक्स्ट स्टेप में जाएगा। ओनली 10% इज अवेलेबल। इट मीन्स देयर इज a gradual decline in energy available at each trophic level. अब जब टोटल एनर्जी में से सिर्फ 10% ही दूसरे लेवल पे ट्रांसफॉर्म होगा, तो उसका क्लियर मीनिंग है कि एनर्जी डिक्लाइन होगी। पहले में अगर बहुत सारी एनर्जी है, उसका 10% सेकंड में गया, अब वो जो सेकंड में जो है एनर्जी, उसका 10% आगे गया, तो ये डिक्लाइन तो होगा ही। अब इसमें क्या है कि अगर सपोज 1000 joules of light energy falls on a green plant. Joules is the unit of measuring energy. So 1000 joules of light energy falls on a green plant. सन से 1000 जूल एनर्जी एक ग्रीन प्लांट के ऊपर गिरी आके, then only 1% of energy will be converted by plants into chemical energy. ये एक कैलकुलेशन है, एक हिसाब लगाया गया है, कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन, कुछ साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस, उनसे ये पता लगाया गया है कि सिर्फ 1% एनर्जी जो होती है वो ही कार्बोहाइड्रेट्स या केमिकल एनर्जी में प्लांट्स कन्वर्ट कर पाते हैं। जैसे 1000 जूल एनर्जी, लाइट एनर्जी किसी प्लांट के ऊपर गिर रही है, सन एनर्जी, उसका सिर्फ 1% ही कन्वर्ट होगा केमिकल एनर्जी में। So it means suppose 1000 joules of light energy falls on a green plant, then only 1% of energy will be converted by plants into chemical energy, or we can say carbohydrates. So 10% law, the first trophic level or plants have 10 joules of energy in it. So this is the example with the help of which we can understand this law, 10% law. Suppose first trophic level or plants, they have 10 joules of energy in it. According to 10% law, only 10% of 10 joules. फर्स्ट जो स्टेप है प्लांट्स, नंबर 1 ट्रॉफिक लेवल, उस पे उनके पास कितनी है टोटल एनर्जी? 10 जूल्स है बस। अब 10% लॉ क्या है कि एक स्टेप पे जितनी एनर्जी है उसका 10% आप निकालो, तो वो जो एनर्जी है वो अगले स्टेप में जाएगी सेकंड लेवल पे। ये फूड चेन की बात हो रही है, सेकंड लेवल ऑफ फूड चेन, इसका 10% जाएगा। तो अब हमने इसको समझने के लिए एक एग्जांपल ले लिया कि सपोज कोई भी प्लांट है, वो उसके पास 10 जूल है एनर्जी टोटल, उसके उस पे अगर हम 10% लॉ अप्लाई करते हैं तो 10 का 10%, only 10% of 10 joules will be transferred to herbivore plants, herbivore animals, that is 1 joule. मतलब 10 का 10% हो गया 1 जूल, तो 1 जूल
जो एनर्जी है वो हर्बीवोर को मिलेगी सेकंड स्टेप पे। जो सेकंड स्टेप हमारा फूड चेन का है, उसको कितनी एनर्जी मिली? ओनली 1 जूल। और फर्स्ट स्टेप जो प्लांट था उसके पास कितनी थी? 10 जूल। 10 जूल से 1 जूल इधर आई। ये हमने कैसे इसको निकाला, पता लगाया? बाय अप्लाइंग 10% लॉ। सो प्लांट है 10 joules, goat or the next step will have 1 joule, and now the third step is loin. तो जो loin है, अब अगले स्टेप पे कितनी एनर्जी जाएगी? हाउ कैन वी कैलकुलेट इट? वी विल फाइंड आउट द 10% ऑफ 1 जूल। फर्स्ट स्टेप पे 10 जूल है, सेकंड स्टेप को मिली 1 जूल। अब 1 जूल का आप निकालो 10%, फिर तो आया 0.1 जूल। सो दैट विल बी अवेलेबल फॉर loin. So this 10% law applies on all the food chains. जितनी भी food chains हैं उन सब पे ये लॉ अप्लाई होता है, और इसकी हेल्प से हम ये पता लगा सकते हैं कि हर स्टेप में कितनी एनर्जी जाएगी। इफ वी नो द एनर्जी ऑफ द फर्स्ट स्टेप, total energy of first step, then we can find out the how many joules of energy will be transferred to goat, and how many joules of energy will be transferred to loin that is present on the third step. तो ये एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है कि जितने एनर्जी ट्रांसफर होगी एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे। ये एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, और ये एक क्लियर एक लॉ बना हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज 10% लॉ, कि आप हर स्टेप पे जितनी टोटल एनर्जी है उसका 10% निकालो, और वो 10% एनर्जी नेक्स्ट स्टेप को मिलेगी, वहां पे जो भी एनिमल या कोई भी बैठा होगा ऑर्गेनिज्म। तो अब ये जो एनर्जी रिड्यूस होती जाती है हर स्टेप पे, तो ये रीजन एक और किसी एक चीज का है। अब एक चीज इसमें पता लगाई गई है साइंस में, फूड चेन्स दे हैव लिमिटेड ट्रॉफिक लेवल्स। अब ये जो स्टेप्स बताए मैंने फूड चेन में, फर्स्ट स्टेप is called first trophic level, second step second trophic level, और सेकंड ट्रॉफिक लेवल का एक नाम और बताया था, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, ऐसे आगे और भी लेवल्स के नाम होंगे। तो ये देखा गया है कि ये जो फूड चेन है इसमें अगर मैक्सिमम आप देखो तो 3-4 स्टेप्स होते हैं ज्यादा। जितनी भी फूड चेन एनवायरनमेंट में इकोसिस्टम में है प्रेजेंट, उनमें एट द मोस्ट 5, इससे ज्यादा जो स्टेप्स हैं वो देखने को नहीं मिलते हैं। तो उसका ये रीजन है कि जो एनर्जी है ना, एनर्जी सप्लाई, वो हर स्टेप पे रिड्यूस होती जाती है। क्यों? क्योंकि 10% लॉ उसके हिसाब से आगे आगे जाती है। तो आगे आगे वाले ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी कम कम मिलती जाती है, और कम कम होती होती, अब जितने ज्यादा स्टेप्स होंगे फूड चेन में उतनी ज्यादा ये एनर्जी रिड्यूस आगे होती जाएगी। तो ये जो रीजन है, फूड चेन्स हैव लिमिटेड ट्रॉफिक लेवल्स। द फूड चेन्स जनरली consist of 3 or 4 steps, because after that the energy available for the next organism will be so small that it will be not sufficient for the survival of organism. मतलब वो जो एनर्जी है वो रिड्यूस हो के इतना कम होती चली जाएगी कि अगर आगे वाले जो एनिमल्स हैं उनके सर्वाइवल के लिए कुछ भी एनर्जी नहीं बचेगी, और कभी जीरो भी हो जाएगा। तो इसलिए प्रैक्टिकली ये होता है कि 3-4 स्टेप्स एक फूड चेन में। हाउ डू ह्यूमन एक्टिविटीज इफेक्ट एनवायरमेंट?
As we have seen earlier, that there are certain human activities that adversely affect our environment or ecosystem. A balanced ecosystem is good for our health. A good environment is good for our health. But if we disturb it or we create some imbalance, then that will adversely affect our health. जो एक इकोसिस्टम बैलेंस्ड होगा या एनवायरनमेंट के अंदर जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, एनवायरनमेंट को बनाने वाले कौन सी चीजें, एज फॉर एग्जांपल प्लांट्स हैं, और एक हेल्दी एयर है, प्योर वाटर, ये सब उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। तो अगर ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको हम किसी तरह से डिस्टर्ब कर देते हैं, कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज हैं दैट एडवर्सली इफेक्ट द एनवायरनमेंट, सो आउट ऑफ दीज बैड ह्यूमन एक्टिविटीज, one effect is depletion of ozone layer. What is the meaning of depletion? Depletion means decrease or reduction of ozone layer. Ozone layer is present in atmosphere. So nowadays uh, it is found that the ozone layer is continuously decreasing. So now we will understand how it takes place. ये जो ओजोन लेयर है ये हमें बहुत चीजों से प्रोटेक्ट करती है। जो भी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन सन से आते हैं और वो हमारे लिए नुकसान वाले होते हैं, उनको ये ओजोन लेयर एक तरह से रोक देती है, प्रोटेक्ट करती है। और अब ये जो ओजोन लेयर है ये रिड्यूस हो रही है, कम हो रही है, और उसमें एक जो बहुत बड़ा जो पार्ट है वो ह्यूमन बीइंग्स का है। उनकी अपनी कुछ ऐसी एक्टिविटीज जिससे कि ये जो ओजोन लेयर है इसको नुकसान हो रहा है, डैमेज हो रहा है, एंड देयर इज कंटिन्यूअस डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। नाउ oxygen gas is O2. O2 is the formula. It is made up of two atoms of oxygen. This is made up of two atoms. If we write down O, then this is the atom of the oxygen, and O2 is the molecule of oxygen. Oxygen is very necessary for respiration. Now, the formula of ozone gas is O3. Ozone molecule is made up of three atoms of oxygen, means O plus O plus O. Ozone is formed by the action of ultraviolet radiation on oxygen gas. When ultraviolet radiation acts on oxygen gas, then O3 or ozone is formed. This ozone is formed up very high in the atmosphere, and ultraviolet radiations coming from the sun splits oxygen gas into fine oxygen atoms. How this happens? When ultraviolet radiations come, then the oxygen which is present in high atmosphere, it splits into O plus O, means two oxygen atoms that are very reactive. ये जब ऑक्सीजन O2 ये दो उसमें स्प्लिट हो जाती है O प्लस O, तो ये जो O ऑक्सीजन है ये बहुत रिएक्टिव होती है, इसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। देन this splits oxygen, then this combines with oxygen molecule, means जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसमें उसके साथ ये O उसमें कंबाइन हो जाता है और O3 मॉलिक्यूल इसमें बनता है। तो ये तो हो गया एक प्रोडक्शन ऑफ ओजोन लेयर। ये बहुत हाइट पे एटमॉस्फेयर में ये ओजोन लेयर बनती है। और कैसे बनी, मैं इसको रिपीट कर रही हूँ दोबारा। ऑक्सीजन गैस जो प्रेजेंट थी एटमॉस्फेयर में,
that splits into two oxygen atoms by the action of ultraviolet radiations. Now, the oxygen or the O2 molecule, this will combine with the O or the oxygen, nascent oxygen that is formed from O2. So now this forms the O3, and the O3 is ozone layer, ozone gas, sorry. Ozone layer, this is very important for our life. The upper atmosphere, a layer is formed that is known as ozone layer. This ozone layer is very important for life on Earth because it absorbs all the harmful ultraviolet rays coming from the sun. ये जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होती हैं. सन से आती हैं ये अल्ट्रावायलेट रेज, और उसके बीच में सन और अर्थ के बीच में ये जो ओजोन लेयर होती है, ये इन अल्ट्रावायलेट रेज को अर्थ तक आने में रोकती है, बीच में उनको बीच में रोक देती है. तो ये जो ओजोन लेयर है, ये बहुत ज्यादा एक फायदे की चीज है हमारे लिए. और ये कैसे फायदे की चीज है? These ultraviolet rays which are coming from sun, they are very harmful for life. These ultraviolet rays, sometimes they produce skin cancer, cataract of eyes. This is the disease of eye, and harm immune system also in human beings. Now this this ozone layer checks the ultraviolet radiation from coming up to the earth surface. This is the ozone layer which protects us from these harmful ultraviolet rays. Now this ozone layer, now it is decreasing, or there is a damage to this ozone layer. And why this is reduced? There are certain factors. One chemical is chlorofluorocarbons. This is the name of the chemical, and this chemical is used in refrigeration as a coolant. ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, ये केमिकल हैं और उनको रेफ्रिजरेशन में हम यूज करते हैं एक कूलेंट की तरह. ये जो हमारे फ्रिज होते हैं, रेफ्रिजरेटर्स, इनके अंदर जो कूलिंग होता है, दिस इज ड्यू टू दिस सब्सटेंस क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. तो अब जो बहुत ज्यादा ये जो रेफ्रिजरेशन और इनका जो यूज है, तो उससे ये जो केमिकल्स हैं, इनका जो अमाउंट है एक उसमें एनवायरनमेंट में, ये इंक्रीज हो जाता है. इन फायर एक्सटिंग्विशर्स, इनमें भी ये यूज किया जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. इन डिओडोरेंट्स, देयर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स रिलीज्ड इन एयर. हम जो डिओडोरेंट्स वगैरह यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में, उसमें ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं. अब उसमें जब हम स्प्रे करते हैं, तो वो सारा स्प्रे कहाँ जाता है? एयर के अंदर जाता है. तो ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, दे रिएक्ट विद ओजोन एंड डिस्ट्रॉय ओजोन लेयर. ये उस ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय करते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. अब इसमें एक रोल ह्यूमन बींग्स का हो सकता है. एक हमारी ड्यूटी ये हो सकती है कि हम इन केमिकल्स का यूज थोड़ा सा कम करें, ताकि ये जो इसका जो क्वांटिटी है एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर के अंदर, वो रिड्यूस हो, और उससे जो हमारी ओजोन लेयर है, जो कि इतनी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, वो प्रोटेक्टेड रहे. सो ह्यूमन बींग्स, they reduce the use of this substance, this chemical chlorofluorocarbons. Due to this, ozone layer is becoming thinner and thinner,
If ozone layer in atmosphere is completely destroyed, then harmful ultraviolet rays will cause serious damage to life on the earth. Now, this is all about environment, part 3. And now, please don't forget to share, like, and subscribe my video. Thank you very much.